स्टूडेंट्स, ये मान के चल रहे हैं कि ठंडी बहुत अधिक है तो आप ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल चैप्टर में इंटर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी विषय का जो पहला टॉपिक होता है वो स्वयं में तो जो कुछ इम्पोर्टेंट है ही है, पूरे विषय को पढ़ने के लिए आधार स्तंभ का काम करता है। तो इसलिए अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई के प्रति पहले की तुलना में अधिक सीरियस हो जाना चाहिए और यह मान के चलिए कि जो भी न्यूमेरिकल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं आ सकता, इसकी पूरी गारंटी है, ये मान करके चलिए। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएं, इंट्रोडक्शन के बाद उन सभी को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। स्टैटिस्टिक्स की कोई भी परीक्षा किसी भी तरह की हो, वह आपको फंसा नहीं पाएगी, बशर्ते आप उन सारे प्रश्नों पर ध्यान दें जो हम आपको ऑब्जेक्टिव के रेफरेंस में पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक जो न्यूमेरिकल का है वहां से शुरू होते हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पहले हम लोग ये समझ लें कि सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, क्योंकि उसी का मेजरमेंट करना है और मेजरमेंट जो करना है वो हमारी तमाम जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में इसका अध्ययन होगा। तो इसलिए आप लोगों को दो काम करने होंगे। तमाम सामाजिक समस्याओं को आंकड़ों के रूप में कन्वर्ट करना होगा और फिर उन समस्याओं का एक निदान खोजना होगा। अभी प्रारंभ में पढ़ते समय महसूस होगा कि टॉपिक न्यूमेरिकल ही है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो महसूस होगा कि नहीं, इस टॉपिक का सामाजिक रूप से काफी ज्यादा महत्व है। इसको हम तमाम सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रयोग में ला सकते हैं। अभी हम यह बताएं कि कहां कहां प्रयोग हो सकता है तो शायद ये बात बताना भी कठिन होगा, आपके लिए समझना भी कठिन होगा। इसलिए थोड़ी सी जो इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, थोड़ा सा उसको समझ लें। तो सेंट्रल टेंडेंसी किसी समाज के, किसी तरह के, किसी समूह की सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोग आंकड़ों के रूप में लिख के समझने की कोशिश करते हैं।
इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप यह मान के चलिए कि समाज की सारी समस्याओं को हम लोग सर्वप्रथम आंकड़ों के रूप में लिखेंगे। जब तक हम उन समस्याओं को आंकड़ों के रूप में नहीं लिखेंगे तब तक वो स्टैटिक्स का रॉ मटेरियल नहीं हो पाएगा, और जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक स्टैटिक्स के सिद्धांत उस पर एक्टिवेट नहीं होंगे। इस तरह की बातें आप हर विषय में पढ़ते हैं। याद कीजिए, अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा कि उन्हीं ट्रांजैक्शनों को हम लोग अकाउंटिंग में कंसीडर करेंगे दैट कुड बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। इसका मतलब बिजनेस में होने वाले जो भी लेन देन हैं, यदि वो इन टर्म ऑफ मनी मेजरेबल नहीं हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अर्थात हम गैर मेजरेबल आइटम को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब स्टैटिक्स भी कह रहा है कि हम समाज की हर एक मानवीय समस्या का स्टडी नहीं कर सकते। केवल उन्हीं समस्याओं की स्टडी इसमें पॉसिबल है जो समस्याएं डाटा के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, आंकड़ों के रूप में लिखी समझी जा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम्स इन द मोड ऑफ डाटा। तो उसको डाटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्टडी उस पर प्रारंभ होगी। ये आप मान के चलिए। इसीलिए आपने सुना भी होगा या सुनिए आज की तारीख में कि स्टैटिकल एवरेज को प्रतिरूपी माध्य कहा जाता है। कौन सा माध्य? प्रतिरूपी माध्य, टिपिकल वैल्यू। प्रतिरूपी माध्य का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब उस समस्या को आप वैल्यू देंगे इन टर्म ऑफ नंबर्स, तो उसी में उसका मेजरमेंट करके निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। और जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दे पाएंगे तो उसकी स्टडी भी पॉसिबल नहीं होगी। और देखते हैं, लिखा भी रहता है कि सांख्यिकी आंकड़ों का विज्ञान है। अप्रोच इसका क्वांटिटेटिव है। लिखा जरूर रहता है कि क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है, लेकिन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स की सबसे बेसिक फीचर यह है कि हर एक प्रॉब्लम्स को आप आंकड़ों के फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर आप उसको रॉ मटेरियल में बना पाएंगे और उसका आप कुछ निष्कर्ष निदान पा सकेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? किसी भी समूह में हर एक नंबर में, हर एक आइटम में, पद में विद्यमान ऐसी विशेषता अथवा गुण जिसको उससे अलग न किया जा सके। अर्थात एक ऐसी विशेषता जो उस समूह के सारे आइटमों में पाई जाए। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, तो आपकी एक कॉमन विशेषता यह है, कॉमन फीचर यह है कि सब के सब लोग नेट और जेआरएफ की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं और उसी के स्टूडेंट हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सब में कुछ विशेषताएं हो सकता है अलग अलग हों, लेकिन एक यह कॉमन विशेषता है। तो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि आप लोग एक पार्टिकुलर परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं। ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है। कभी कभी आप लोगों ने बातचीत में सुना होगा, आप किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं,
उन्होंने कहा समय क्या हुआ? आपने कहा शाम के 3 बजने वाले हैं। तो कहा इस समय वो प्रयाग स्टेशन पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाइए, वहीं सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये उनकी सेंट्रल टेंडेंसी है उस व्यक्ति विशेष की। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हर सोसाइटी की, हर समाज की एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग हर सोसाइटी की, हर समस्या की सेंट्रल टेंडेंसी को जानने की कोशिश करेंगे। अर्थात उस समूह में विद्यमान वह विशेषता जो सबों में कम अथवा ज्यादा पाई जाए, उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ये बात समझ में तब आएगी जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कहा सर गजब बात करते हैं, पढ़ने से लोगों को आता था, आप बता रहे हैं कि पढ़ने के बाद समझ में आएगा। हम तो थोड़ा जल्दी बता दिए, थोड़ा समझ में तो और लेट में आएगा। ये चैप्टर पढ़ लेंगे आप, फिर डिस्पर्सन पढ़ेंगे, फिर स्क्यूनेस पढ़ लेंगे, तब जाकर के आपको तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद क्लियर होगा कि आखिरकार सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाई क्यों गई थी। जब तक ये 3 टॉपिक हम आपको नहीं पढ़ा लेंगे, तब तक इसकी सही यूटिलिटी आप नहीं समझ पाएंगे। हाँ, मैथमेटिकल इसका जो कॉन्सेप्ट है समझ लेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन आपके लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है ये तभी समझ पाएंगे जब आप ये तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे। इसके पहले बात समझ में पूरी तरह से नहीं आएगी, मैथमेटिकल अप्रोच आ जाएगा। आइए, तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है, उन्हें आप समझ लें। पहली बात उसमें यह है कि मैंने आपको पहले ही क्लास में कहा था कि हमारे समाज में, बाजार में बहुत सारी सूचनाएं ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं। बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, आप अगर उन सूचनाओं को कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होगी कि उन सूचनाओं को कैसे लिखें, हाउ टू राइट, उनको कैसे लिखें। हालांकि स्टैटिस्टिक्स में आंकड़ों को प्रेजेंट करने के लिए 2 आधारभूत चैप्टर दिए गए हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ से पहले भी आंकड़ों को इकट्ठा करने का एक सिद्धांत बनाया गया है कि आप आंकड़ों को इस तरह से लिखेंगे। का ठीक है, उसको कैसे सीखें, कैसे जानें? देखिए, उनको हम जब लिखने की प्रक्रिया को सीखते हैं तो उसमें हमें 3-4 चीजों को सीखना पड़ता है। आंकड़ों को उनके नेचर के अनुसार ही हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर मैं उनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा आपके सामने रखूं तो आप उनको समझ सकते हैं कि इन आंकड़ों को रखने की जो क्रिया है, प्रोसेस ऑफ collecting the data, collecting the data, इसमें 3 चीजें आपको सीखनी है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज।
दूसरे का नाम है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। है तो कुछ और भी सीरीज, लेकिन बेसिक रूप से ये तीन ही है। इनको पहले आप तीन को समझ लें। देखिए, बात बड़ी मौलिक है, बड़ी छोटी है, लेकिन जानना जरूरी है। इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं, किस तरह की सूचना यहां पर लिखी जाती है, आपको जानना जरूरी है। इंडिविजुअल सीरीज, जैसा कि इसका नाम है, ये कहती है कि ऐसी सीरीज जिसके पास फ्रीक्वेंसी ना हो। फ्रीक्वेंसी कहां से होगी? जब इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब उसके पास फ्रीक्वेंसी होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। मान लीजिए यहां मैंने लिखा मार्क्स, जिसको मैंने डिनोट कर दिया एक्स से, और यहां मैंने लिखा 10, 20, 30, 40 और 50। ऐसे लिख करके मैंने छोड़ दिया। अब आप जरा सोचिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस भी क्लास की परीक्षा हुई थी उस क्लास में 10 नंबर पाने वाला स्टूडेंट केवल एक ही था। इसी तरीके से 20, 30, 40 और 50 नंबर पाने वाले स्टूडेंट भी एक एक ही रहे होंगे। इसीलिए इसे इंडिविजुअल सीरीज में लिखने की कोशिश की गई है, और हम लोग इसको कह क्या रहे हैं कि ऐसी सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो, अर्थात वह घटना रिपीट नहीं हुई। अब आप जरा सोचिए कि इस तरह से हमने क्यों लिखा। जरा इसको सोचने पर आप अपना दिमाग लगाइए, तो आप इसका जवाब बड़े व्यवहारिक तौर पर पा जाएंगे। आप खुद सोचिए कि आपके घर में क्या एक ही नाम के 2 मेंबर हैं, मेल और फीमेल? का सर किसी के घर में एक ही नाम के एक समय पर 2 मेंबर नहीं हैं, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें। फिलहाल एक समय में एक ही नाम के पूरी दुनिया में किसी के घर में 2 लोग नहीं हैं। तो मैंने पूछा क्यों? हो गए होते तो कौन सी प्रॉब्लम होती? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या प्रॉब्लम थी? कहा सर कौन सी दिक्कतें हैं 2 नाम रखने में? ऐसा भी तो नहीं कि सरकार नामकरण करते समय 51,000 रुपए जमा कराती है, तो फिर जनगणना कार्यालय से एक नाम आपको प्रोवाइड करती है कि ले जाइए, जो आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है उसका यही नाम रख लीजिए। लड़का है तो 51,000 जमा कर दीजिए, लड़की है तो 31,000 जमा कर दीजिए। ऐसी कोई बात का ऐसी कोई बात तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में लोग बहुत कम हैं और दुनिया में नाम बहुत ही ज्यादा हैं और फ्री में उपलब्ध हैं। बोलिए, अगर चीजें फ्री में होती तो हर घर में हर सदस्य के पास सब कुछ अलग अलग होता, यहां तक कि घर भी अलग अलग होते। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग बड़ा साफ है। मीनिंग यह है कि आपके घर में बहुत चंद लोग, बहुत कम लोग
और आपके पास नाम बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं फ्री ऑफ कास्ट, तो इसका मतलब यह हुआ इसीलिए घर के मेंबरों के नाम रिपीट नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस तरह की घटनाएं समाज में बहुत हों लेकिन लोग कम हों, तो ऐसी सूचनाओं को इंडिविजुअल सीरीज के द्वारा शो किया जाता है। जैसे क्लास में मात्र 5 ही लड़के थे, देयर आर 5 स्टूडेंट्स ओनली इन योर क्लास, क्लास में केवल 5 ही बच्चे थे या हैं, और उनकी जो एग्जामिनेशन हुई है उसके मार्क्स कितना है 50 मैक्सिमम। इसका मतलब है कोई 0 भी पा सकता है, बोलिए, कोई 1 2 3 4 50 तक ऐसे है। अब आप जरा सोचिए, अगर क्लास में 5 ही स्टूडेंट हैं, पेपर का टोटल मार्क्स 50 है, तो क्या इतने में जरूरी है कि रिपीट अवश्य हो जाएं लड़कों के नंबर? का सर ऐसा तो नहीं लगता, लड़के तो 5 ही हैं, घटनाएं जो घट सकती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब जहां ऐसी नौबत हो कि लोग कम हो, नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा हो, तो ऐसी सारी सूचनाएं इंडिविजुअल सीरीज के द्वारा शो की जाएंगी। आप न सोचे कि टॉपिक और पॉइंट बहुत ही इजी है, इट इज नॉट सो इजी एज यू थिंक, क्योंकि जब किताब पढ़ेंगे खोजेंगे तब समझ में आएगा कि इसका मैटर क्या है, किस तरह की। ये नहीं है कि चाहे जिस तरह की सूचना को चाहे जैसे लिख लें, नो, लिखना है तो सब कुछ है कि क्या कैसे आप लिख रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, जब लोग कम हों और घटनाएं जो घटती हैं वो ज्यादा हों, तो उन्हें इंडिविजुअल सीरीज में लिखा जा सकता है और लिखना ही चाहिए। जरा इसके विपरीत सोचिए कि क्या देश में भी एक समय पर एक ही नाम के लोग उपलब्ध नहीं हैं? का सर देश तो छोड़िए, गांव में ही एक ही नाम के कई कई लोग मिल जाते हैं एक ही समय पर। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नाम कम पड़ रहे हैं, क्या लोग ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड में जितने लोग परीक्षा हाई स्कूल की देने जा रहे हैं या इंटरमीडिएट की, नंबर तो वही है कुल, हर एक पेपर 50 नंबर का नंबर है, 50 ही, 0 से लेके 50 तक पाने की संभावना है। अपीयरिंग कैंडिडेट कई लाख, 20 लाख। अब आप बताइए, जब 20 लाख लड़के परीक्षा देंगे तो क्या स्टैटिस के किसी पेपर में 20 नंबर पाने वाला कोई एक ही लड़का हो सकता है? कहा सर अब तो नहीं लगता, बहुत लड़के हैं 20 नंबर पाने वाले, क्या मालूम 20,000 ना हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग कम हो जाएं, सॉरी उल्टा कहें, लोग ज्यादा हों, घटनाओं के घटने की प्रवृत्ति ही कम हो, संख्या ही कम हो, तब उसे आप इंडिविजुअल सीरीज के द्वारा कतई प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो आपको इंडिविजुअल सीरीज को छोड़ना ही होगा, और उसके लिए किस सीरीज का प्रयोग करेंगे?
डिस्क्रीट सीरीज। और इस यक्स के साथ साथ आपको एफ की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वही 10, 20, 30, 40 एंड 50। यहां हो सकता है कि मैंने लिख दिया 100, 200, 350, 210 एंड 120। आपने देखा होगा और देख रहे हैं कि मैंने फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाई और धीरे धीरे कम कर दी। इसके पीछे भी कंसेप्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के विद्वान बायनोमियल, नॉर्मल, पॉइसन ये कहते हैं कि अगर किसी भी इवेंट को डिस्टर्ब न किया जाए, उस घटना को घटने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो उसके घटने की टेंडेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत कम नंबर पाने वाले कम लोग होंगे तो ज्यादा पाने वाले भी बहुत कम लोग होंगे। हाँ, सामान्य नंबर पाने वाले बहुत ज्यादा होंगे। किसी भी सोसाइटी में जाकर के आप ऑब्जर्व कीजिए, किसी मामले में अगर गांव में 2-4 लोग बहुत धनी हैं तो 2-4 लोग जरूर ऐसे होंगे कि वो बहुत गरीब भी होंगे। दोनों शाम को परेशान हैं कि क्या खाएं। धनी सोच रहा है क्या क्या खाएं, गरीब सोच रहा है कि एक ही क्या में कि क्या खाएं। तो ये मैटर है महोदय। इसका मतलब आप जरा देखिए, 10 नंबर पाने वाले अब उस क्लास में 100 बच्चे हैं और 20 पाने वाले 200। तो इसका मतलब है कि लड़के ज्यादा हो गए हैं। नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स इन ए पार्टिकुलर एग्जामिनेशन आर द मोर देन द नंबर ऑफ इवेंट्स हैपेंड। जो घटनाएं घटेगी वही सारे नंबर हैं, 10, 20, 30, 40। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्क्रीट सीरीज में किसी भी आंकड़े को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब घटनाओं के घटने की संख्या कम होगी, अपीयरिंग लोग ज्यादा होंगे। और एक तीसरी सीरीज भी आपके सामने लिखी हुई है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कहा सर इसकी क्या यूटिलिटी है? कहा जाहिर सी बात है कि इसकी भी यूटिलिटी ऐसे ही कुछ होगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लिखी जाएगी। आप इसी अपने एग्जाम्पल को और बड़ा कर लीजिए, वही 50 नंबर की परीक्षा लीजिए, पूरे हिंदुस्तान को उसमें डाल दीजिए। पूरा हिंदुस्तान का मतलब है दुनिया के तमाम सारे देश आ गए। अब आप जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर 50 नंबर की परीक्षा ली जाए, पूरे हिंदुस्तान के हाई स्कूल के बच्चों को कंसीडर कर दिया जाए, तो पता लगा 10 नंबर पाने वाले 15,000, 15 लाख हो गए, बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इतने सारे लोगों को लिख पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, खराब भी लगेगा। तो उसके लिए एक इस तरीके की सीरीज बनाई गई जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस, 0 to 10। इसका मतलब 0 से 10 नंबर के बीच में, नहीं तो बहुत नंबर लिखना पड़ेगा ना। 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 50 नंबर लिखने के लिए जमीन में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका सही समाधान क्या है? 0 to 10 यही कवर हो गए, और 10 to 20, 20 to
30, 30 to 40 एंड 40 to 50, इस तरह से। अब आप बहुत सारा लिखने से बच गए और यहां आराम से लिख सकते हैं। ये मैंने 5 लाख लिख दिया, लाख में समझ के चले। यहां 12 है, यहां 25 है, यहां 16 है और यहां 8 है। जरा सोचिए आप, पूरी दुनिया लिखी जा सकती है, ऐसी विधि है ये। आप सोच रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यूअस वाली इंफॉर्मेशन को डिस्क्रीट में ही लिख दिए होते, नहीं लिख पाते, परेशान हो जाते, कई कई बोर्ड लगते। तो जो विद्वानों की सोच है, जरा उस पर आप विचार कीजिए कि कोई चीज रिकॉर्ड किया जाए तो रिकॉर्ड ही न किया जाए। रिकॉर्ड का वह तरीका हो जो सबसे बेस्ट हो, दैट शुड बी बेस्ट ऑफ इन अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, उससे बेहतर कुछ ना हो। इसका मतलब आप इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत भी करें, लिखने में आसान हो, देखने में वो समझने योग्य हो और किसी तरीके से असुविधाजनक ना हो। ये इसकी कंडीशन है। तो जब आप ये पढ़ते हैं कि क्या स्टैटिक्स आर्ट है, तो आर्ट का मतलब थोड़ी एक बढ़िया चित्र बनाता है। इसका मतलब यही है कि इसे यह मालूम है कि किसी भी कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। हाउ यू टू डू एनी वर्क बाय द बेस्ट वे, ये है आर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आने लगी होगी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी एक सीरीज से प्रस्तुत करना मुनासिब नहीं है। जिस इंफॉर्मेशन की जैसी प्रकृति हो, उसी तरह के सीरीज में उसको कंसीडर होना चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं? ये सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट क्या है? ये सीरीज विद फ्रीक्वेंसी बट इर्रेगुलर कंसेप्ट। इर्रेगुलर का मतलब 10 नंबर पाने वाले तो इतने लोग हैं, 20 पाने वाले इतने हैं, लेकिन 11, 12, 13, 14 पाने वाले यहां लोग नहीं हैं। लेकिन यहां पर रेगुलरिटी है। यहां आप नहीं बता सकते कि 12 नंबर पाने वाले लोग हैं कि नहीं हैं, 16, 17 वाले हैं कि नहीं है। ऐसा लिखा गया है कि इसका मतलब वो भी उसके अंदर होने चाहिए। तो चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहां कॉन्टिन्यूटी है, यहां कॉन्टिन्यूटी नहीं है। इसलिए डिस्क्रीट है, वो कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? और एक बड़ी बात, इसका स्कोप इनकी तुलना में और अधिक बड़ा है और इसका स्कोप इनकी तुलना में और अधिक बड़ा है। इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि मुझे किस तरह की इंफॉर्मेशन को किस सीरीज से प्रेजेंट करना चाहिए। ये सामान्य जानकारी आपको दी गई। दूसरी बात, आपकी तरफ से प्रश्न हो सकता है, यहां से प्रश्न पूछता है कि सर एक बात नहीं समझ में आई, यहां पर आपने जो लिखा कि 10 नंबर, जो लड़का एग्जैक्टली 10 नंबर पाया हो, उसको हम 0 to 10 में कवर करें कि 10 to 20 में कवर करें, उसे कहां लिखेंगे? उसको कहां हम मान के चलें?
कि वो इसमें कंसीडर है कि इसमें कंसीडर है। तो इसके लिए भी विद्वानों ने बात को स्पष्ट कर दिया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जानिए। देखिए, यह कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसमें कोई शक नहीं। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के दो आयाम हैं, दो एस्पेक्ट हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के दो एस्पेक्ट हैं, दो आयाम हैं। कौन कौन? एक है इनक्लूसिव, एक है एक्सक्लूसिव। क्लास में बैठ करके लोग सोने भी लगते हैं। ठंडी का मौसम है, कपड़े पर्याप्त पहन लिए हैं, तो नींद का आना स्वाभाविक है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के दो आयाम हैं, एक्सक्लूसिव, इनक्लूसिव। एक को कहते हैं समावेशी, अब एक को कहते हैं अपवर्जी। इनको भी आप जानिए। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के मूलतः दो एस्पेक्ट हैं, इनक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। इनक्लूसिव को कहते हैं समावेशी। समावेशी का मतलब आप सुनते होंगे कि समावेशी स्वभाव का होना चाहिए। अगर सुने हो तो अच्छी बात है, न सुने हो तो और अच्छी बात है। अपवर्जी श्रेणी, अपवर्जी तो तप है, एक्सक्लूसिव ठीक है। एक्सक्लूड माने छोड़ देना। क्या छोड़ दे? पत्नी की को, बच्चे को, किसको छोड़ दे? समाज को, देश को? का नहीं। जब यहां आप लिखें और आपका मिजाज एक्सक्लूसिव हो तो 10 नंबर वाले को यहां छोड़ दे, हाईएस्ट नंबर को छोड़ देते हैं। उसको कहां कवर करते हैं? दूसरे क्लास इंटरवल में। आपको मालूम होगा, इसको कहते हैं लोअर, इसको कहते हैं अपर। तो 10 नंबर को यहां से छोड़ देते हैं। कहां लिखते हैं? यहां। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। तो अब प्रश्न पैदा हुआ कि कैसे जानेंगे कि किस इंफॉर्मेशन को कॉन्टिन्यूअस में लिखें, फिर कैसे जानेंगे कॉन्टिन्यूअस के एक्सक्लूसिव में लिखें और या इनक्लूसिव में लिखें। ये जानेंगे कैसे? का देखिए, एक तरीका तो ये है समावेशी का 0 to 9 और 10 to 19, 20 to 29, बस इतने लिखे रहे। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। और एक तरीका यहां का ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब आपके सामने एक क्वेश्चन बन रहा है कि मैं इंफॉर्मेशन को कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लिखूं कि डिस्क्रीट में लिखूं कि इंडिविजुअल में लिखूं। का चलो क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूअस में लिखूं। तो फिर प्रश्न पैदा हुआ कि कॉन्टिन्यूअस में अगर हम लिखें तो एक्सक्लूसिव में लिखें कि इनक्लूसिव में लिखें। कहा सर ये बात कैसे स्पष्ट होगी? कहा बहुत आसानी से। आप जिस तरह की सूचना को लिखना चाहते हैं उस पर विचार कीजिए। कहा क्या विचार करें? कहा विचार ये कीजिए कि क्या वह इंफॉर्मेशन पॉइंट में होती है कि नहीं होती है। पॉइंट में होती है कि नहीं होती है। कहा जैसे सर, कहा आप किसी मोहल्ले में सर्वे के लिए जा रहे थे कि आज पता लगाएंगे कि किसके पास कितने कितने बच्चे हैं। तो क्या आप ये उम्मीद लगा के जा रहे हैं कि किसी घर को नॉक करेंगे
और उसमें से जो भी मेल फीमेल निकलेगा उससे पूछेंगे कि महोदय आपके पास कितने बच्चे हैं, तो क्या उसका जवाब 3.25 3.5 हो सकता है क्या? कहा नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि जिस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करने जा रहे हैं उसका नेचर है कि या बच्चे 3 बोलेगा या तो 2 बोलेगा कि 2.5 बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल गई कि आज जो भी आंकड़े मेरे द्वारा इकट्ठा होंगे उनका नेचर कैसा होगा? का उनका नेचर होगा कि वो जब भी होंगे कंप्लीट फिगर में होंगे। का कंप्लीट होंगे, 1.5 वाले नहीं होंगे, का नहीं, पौने वाले नहीं, 1.25 वाले नहीं। तो जब कंप्लीट होंगे तो उनको यहां रखिए, उनको यहां रखिए, है कि नहीं? क्योंकि 9 नंबर वाला यहां है, 9 नंबर छोड़िए, 9 बच्चे वाले इसके अंदर है, 10 बच्चे वाले यहां है, 9.5 बच्चे वाले कोई समस्या नहीं है, यहां 9.5 होते ही नहीं। बोलिए, आपने फैक्ट्री में साइकिल बनाई, 9 बनाई या 10 बनाई, 9.5 तो नहीं बनाई। 9 बेची या 10 बेची, 9.5 पौने 10 तो नहीं बेची। तो जहां जहां बातें पूर्णांक में हो, है कि नहीं, उसके लिए यह है इनक्लूसिव सीरीज, राइट। और अगर मार्क्स की बात आए तो आप जानते हैं कि नंबर तो 9.5 भी हो सकते हैं। बोलिए, इनकम 10,000 9,000 अगर हो सकती है तो 9,500 भी हो सकती है। इसका मतलब जिस दुनिया में इंफॉर्मेशन दशमलव में हो सकती है, पौना, सवाई, 1.5 हो सकती है, उसके लिए ये सीरीज है। बोलिए, और जहां इंफॉर्मेशन पूर्णांकों में ही होती है उसके लिए ये सीरीज है। तो मैं समझता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे कि कॉन्टिन्यूअस में सूचनाओं को कवर करना है तो उनको हमें इनक्लूसिव में कवर करना है या एक्सक्लूसिव में कवर करना है। तो फैक्ट्री ने मोटरसाइकिल बनाई, कार बनाई, ये सूचनाएं पूर्णांक में होंगी, यहां लिखेंगे। और जहां भी कोई चीज आपको लगती है कि पौने में, सवाई में, 1.5 में हो सकता है, उसके लिए ये सीरीज है। तो अब आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि किस तरह की सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखिए, कुल 4 तरीके हो गए, एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट, 2 कॉन्टिन्यूअस के 2। तो इसका मतलब है कि सूचनाओं को प्रेजेंट करने के आपके पास ये 4 तरीके हुए। तरीके तो अभी और भी हैं, लेकिन उनकी चर्चा अभी मैं करना उचित नहीं समझता, क्योंकि जब आप इस इंट्रोडक्शन को धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे तो फिर उन बातों को समझाना बड़ा ही आसान होगा। तो ये रही हमारी बात इस स्तर की कि सूचनाओं को कैसे लिखेंगे। अब जब लिख लेंगे फिर प्रश्न पैदा होगा, इस इंफॉर्मेशन की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। फिर इस इंफॉर्मेशन की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इस इंफॉर्मेशन अथवा इस इंफॉर्मेशन की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो जब तक आपके पास ये रॉ मटेरियल नहीं होगा पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त तरीके से, तब तक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं हो सकता। अब हमने कुछ बातों को छोड़ते हुए आवश्यक बातों को बता दिया है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए और फिर उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाली जा सकती है। तो अब आपको परीक्षा के लिए ये मेंटली प्रिपेयर होना है कि सेंट्रल टेंडेंसी इंडिविजुअल सीरीज की पूछी गई, डिस्क्रीट की पूछी गई
या कॉन्टिन्यूअस की पूछी गई। ये बात अब आप ध्यान रखेंगे, चूंकि सबके फार्मूले बदलेंगे तो आपके माइंड में क्लियरेंस होना चाहिए कि क्या है इंडिविजुअल, क्या है डिस्क्रीट और क्या है कॉन्टिन्यूअस। राइट, अब इसको हम डिलीट करते हैं, आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। देखिए, इसको जानने के बाद अब हम लोग फिर से आ गए अपने मूल टॉपिक पर कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट कैसे होगा। तो आप ये जानिए कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं वो 3 हैं। एक है डायरेक्ट और एक है शॉर्टकट और एक है स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको हर मेथड जानना जरूरी है। पता नहीं किस तरह का छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आपके लिए मुश्किल होगा। इसका मतलब डायरेक्ट मेथड में आप तीनों क्वेश्चन देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बोलिए, इसी तरह से शॉर्टकट में आप जाएंगे तो वहां भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और इसी तरह से आप स्टेप डेविएशन में जाएंगे तो भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसका मतलब मोटी मोटा हर स्टूडेंट के माइंड में ये कुल मिला के 9 क्वेश्चन होने चाहिए। ये 9 होंगे, फिर इसके बाद वह चाहे जिस किस्म के प्रश्न में अपना दिमाग लगा सकता है। अब अगर वो मान के चलता है कि 9 उसके माइंड में नहीं है, फिर भी वो किसी भी 60 क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा तो गलत विचार बना रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि 3 मेथड हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट करेंगे और हर स्टूडेंट को इनको 9 प्रश्नों पर देयर आर 9 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे। ये तो माइंड में हो ही, फिर आप आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। अब प्रश्न बनता है कि सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने से पहले हम लोगों ने उसकी मोटी मोटी पृष्ठभूमि तैयार कर ली कि इतना सब कुछ होगा तब सेंट्रल टेंडेंसी की पढ़ाई होगी। अब एक दूसरा प्रश्न बन रहा है कि क्या सेंट्रल टेंडेंसी एक ही तरीके से कैलकुलेट होती है? कहा नहीं, वह भी नेचर ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करती है, क्योंकि कोई एक तरीका ऐसा नहीं है स्टैटिस्टिक्स के पास, कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो हर प्रकार के प्रश्नों का सही समाधान दे सके, जो हर प्रकार के प्रश्नों का सही समाधान दे सके।
कहने का मेरा मीनिंग क्या है आप जरा सोचिए। ये लिखा हुआ है यक्स 10, 20, 30, 40, 50, इसको आप टोटल कर दीजिए 150, 5 से डिवाइड कर दीजिए 30। मैथमेटिक्स जैसा है, यही तो एवरेज है मैथमेटिक्स का, जोड़ दिया गया एवरेज आ गया। इसका मतलब मैंने मान लिया कि क्लास में कुल 5 ही बच्चे थे। देयर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड दे हैव गॉट दिस एंड दिस मार्क्स इन ए पार्टिकुलर एग्जामिनेशन। जोड़ दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, 30 एवरेज आ गया। क्लियर है? अगर यही इंफॉर्मेशन इस तरह से होती 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 और लास्ट वाले स्टूडेंट का जो नंबर होता वो होता 144, तब भी तो टोटल 150 होता, डिवाइडेड बाई 5, एवरेज 30 आता का सर बिल्कुल आता। अब आप जरा सोचिए, और अगर ये इंफॉर्मेशन इस तरह से होती 30, 30, 30, 30 और 30, तो भी टोटल होता 150 डिवाइडेड बाई 5, एवरेज क्या होता 30। अब आप जरा विचार कीजिए कि आपने तो तरीका एक ही फॉलो किया फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सबको टोटल किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, एवरेज आपको मिल गया 30। आंसर मिल गया, नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, आपका सब काम बन गया। लेकिन आप जरा एक बात सोचिए कि क्या यह 30 वास्तव में इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? और क्या यह 30 इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? क्या यह 30 इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे सर कमोबेश ये 30 तो इस ग्रुप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्रुप में रहने वाले लोग इस एवरेज से बड़ा ही सेटिस्फाइड होंगे और स्टैटिस की वाह वाह करेंगे। गजब का मेथड है। इसने बताया था कि एवरेज 30 है और रियली मेरा मार्क्स 30 ही है। कमाल की विद्या है कि नहीं? लेकिन जरा इस क्लास को छोड़ के इसमें आ जाइए, दिन भर गाली देते रहेंगे स्टैटिस को। मेथड तो वही था ना, तो फिर ये सूचना और ये सूचना कोई सेटिस्फाइड है एनीवन ऑफ देम? आप कहेंगे नो सर, यही लोग तो बोल रहे थे कि स्टैटिक झूठ का पेड़ है। ये लोग भी कमोबेश कोई कोई सेटिस्फाई है, कोई कोई नहीं है। यहां सब के सब नहीं है, यहां सबके सब हैं। इसका मतलब आपने एक चीज देखा कि मेथड में दम नहीं है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन में दम है। ये सूचना ही इतनी बेहतर है कि इसने मेथड की कमजोरी को स्वयं बर्दाश्त कर लिया। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब कोई ये कहे कि स्टैटिस की विधि तरीके बड़े ही बेहतरीन हैं, तो आप देखें कि इनके चरणों में आके धराशायी हो गए। यहां आके धराशायी हो गए, यहां तो बिल्कुल अच्छी पोजीशन में है। तो इसका मतलब स्टैटिस के विद्वान कह रहे हैं कि महोदय, कोई एक हार्ड और फास्ट तरीका नहीं है जो स्टैटिस के हर प्रकार की समस्याओं को समान रूप से निरूपित करे, माने हल कर दे। इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट करने के लिए एक नहीं
कई विधियां हैं और वो कहती हैं कि अलग अलग तरह के प्रश्नों पर अलग अलग तरह से मेथड्स प्रयोग में लाए जाने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और मैं हर जगह कारण से बता रहा हूं कि ये बात मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कह दिया, सारी बातें सैद्धांतिक हो रही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट करने का कोई एक यूनिवर्सल फार्मूला मेथड नहीं है जो हर परिस्थिति में हर प्रश्न पर सटीक जवाब दे सके। आप स्वयं देख रहे हैं, देख लीजिए इनकी सटीकता और इनकी कुशलता आपके सामने है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्यों विभिन्न तरीके से कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि वो कह रहा है कि अलग अलग मिजाज के प्रश्नों पर अलग अलग तरीका अपनाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। राइट है। आइए, इसका मतलब अब एक बात क्लियर हो गई कि सेंट्रल टेंडेंसी जो स्टैटिकल सेंट्रल टेंडेंसी है, अगर उसको मेजरमेंट करना है तो उसके 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। अब इन 3 तरीकों में नोट कर सकते हैं आप इसको। एक है मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। आप जानते हैं ये दुनिया का बड़ा विश्वसनीय विषय है मैथमेटिक्स, है कि नहीं? लेकिन ये भी स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में आकर के कमजोर पड़ गया। बी है पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज और सी में हम लिख दें कॉमर्शियल एवरेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज। इसका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट करने का जो सबसे सरल उपागम है वो क्या है? एवरेज। लेकिन ये कह रहे हैं कि केवल मैथमेटिकल एवरेज से काम बनने वाला नहीं है। तो मैथमेटिकल एवरेज पोजिशनल, पोजिशनल वाले समझते हैं जब स्थान महत्वपूर्ण हो, और कॉमर्शियल का मतलब समझते ही हैं, कॉमर्स तो पढ़ते ही नहीं, इसके तो भाई विद्वान ही हैं। ये कैसे हम आपको बताएं? तो आइए जरा सेंट्रल टेंडेंसी की, अब यहां से क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, पूछा जाता है कि आप बताइए कि मैथमेटिकल एवरेज में क्या आता है, पोजिशनल में क्या है और कॉमर्शियल में क्या है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। मैथमेटिकल एवरेज में 3 चीजें हैं, और भी हैं 3-4 कह लीजिए। एक है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन। ये कितने हो गए महोदय? 4। अब इनको पढ़ाएंगे तो इनके बारे में व्याख्या करेंगे, लेकिन इतना आप अभी फिलहाल जानिए। आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हार्मोनिक मीन किस एवरेज का पार्ट है, तो आप कहेंगे ये मैथमेटिकल एवरेज का पार्ट है। राइट। पोजिशनल में भी 3 है। पोजिशनल में 3 है, कौन कौन? मीडियन,
है पार्शियल, पार्शियल में समझते हैं, या पार्टीशन वैल्यू कह दीजिए। पार्टीशन वैल्यू, ये सब पूछे जाएंगे कि मीडियन जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेथड है, वो कौन सा एवरेज है? तो आप बोलेंगे पोजिशनल। पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई पोजिशनल है। और कॉमर्शियल एवरेज में क्या है? इसमें भी 3 है। एक है मूविंग एवरेज, सब पढ़ाएंगे आपको। मूविंग एवरेज, एक है कंबाइंड एवरेज, ये भी पढ़ाएंगे। कंबाइंड एवरेज, और एक है प्रोग्रेसिव एवरेज। प्रोग्रेसिव एवरेज, तो ये है महोदय। यहां से कोई न कोई प्रश्न कभी कभी पूछते रहते हैं, मिलान करने को दे देंगे कि आप मिलाइए कि कौन किस एवरेज से रिलेटेड है। अभी पढ़ाए जाएंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होंगे, राइट। तो अब हम लोग अपनी पढ़ाई को कहां से शुरू करेंगे अगले क्लास में? फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। लगता है लड़कों को कि हमको अर्थमेटिक मीन पढ़ाई जा रही है, नहीं। पढ़ा तो रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ यू कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी बाय द वे ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के भरोसे सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की कोशिश की जाएगी। मैं अपने क्लास को यही विराम देता हूं, फिर हम लोग अगली क्लास में अगले दिन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।